वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि मान लो आपके पास एक बॉक्स है जिसका मास m है और इस बॉक्स पर आपने जो है फोर्स अप्लाई किया F। ओके, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये मूव करने लगा। पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आया और इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया। चेंज होकर के हो गया वेलोसिटी v हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया s, एक्सेलरेशन कितना है इसका a। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको वो लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट, ओके थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मानते हुए कि हम लोग का जो ये एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट। आपको पता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक ना, एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग का फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स तो कांस्टेंट है। ओके, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ओके, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब मैं इक्वेशन में जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मुझको इसमें काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा हाफ एम से, बोथ साइड हाफ एम से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम 2as। ओके, लाइक दिस। हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। अब आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। ठीक है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। ओके, इसका मतलब ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपका थ्योरम है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको स्टेटमेंट में समझो डिटेल में, ये कहना क्या चाहता है। ओके, ये थ्योरम इतना भी इजी नहीं है। वर्क डन का मतलब यहाँ पर होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये स्टूडेंट जो है वो स्किप कर जाते हैं। सारे फोर्सेस मिल करके जो वर्क करेंगे वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए आप इस थ्योरम को जो है ऐसे मत याद रखना, आप इसको ऐसे याद रखना, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्ड लगा देना यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये मान लो एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 2 kg है, और आपने इस पर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गया। कितना, 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ओके, तो बताओ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। ओके, और ये मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है, और वो फ्रिक्शनलेस है। ओके, अच्छी बात है, फ्रिक्शनलेस दे दिया अभी। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप चाहो तो इसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, मगर मैंने अभी आपको थ्योरम एक सिखाया है, उससे भी उसी से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक ना, काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे भी सॉल्व कर दूंगा, पहले मैं इस थ्योरम को यूज करके बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। थ्योरम क्या कह रहा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है थ्योरम। ओके, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कितने फोर्सेस जो है इस पर एक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल है, मास की वजह से नीचे एक्ट करेगा mg। ओके, कांटेक्ट की वजह से ऊपर एक्ट करेगा नॉर्मल। ठीक, और ये रहा एक फोर्स F, और तो कोई फोर्स है नहीं। स्ट्रिंग होता तो टेंशन होता, कांटेक्ट होता तो फ्रिक्शन होता, मगर फ्रिक्शन तो उसने ऑलरेडी कह दिया कि फ्रिक्शन लेस है। तो 3 फोर्स है इसमें एक्ट कर रहे, तो ऐसे लिखोगे, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस तरह से स्टेटमेंट लिखो। अब देखो, वर्क डन बाई mg, mg कहाँ लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई mg क्या हो गया, 0। अगर लिखना चाह रहे तो लिखोगे mg डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री। उसी तरह से नॉर्मल के लिए भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस, देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें भी 90 डिग्री, प्लस वर्क डन बाई दिस फोर्स F डिस्प्लेसमेंट S, और दोनों के बीच में एंगल देखो 0 डिग्री बन रहा है, कॉस 0 डिग्री, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर लिखोगे, यू 0 गिवन है। ओके, इसको सॉल्व कर लो, ये टर्म 0 हो गया। ओके,
ये टर्म भी 0 हो गया, ये डिफाइन हो गया। ओके, एफ एस इज इक्वल टू हाफ, मास गिवन है 2, वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फोर्स दिया हुआ है 10, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5, ये 2 से 2 कैंसिल, वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 50, तो वी का वैल्यू हो गया √50। ओके, मीटर पर सेकंड। और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक, ये हो गया आंसर। मान लो आपको ये थ्योरम जो है वो पता नहीं था पेपर में, तो आपने सोचा कि चलो इसको एक काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लेते। मान लो आपको काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, आप उससे भी बना सकते हो। ये देखो, यू का वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है दिया हुआ है 5 मीटर। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है F/m। ओके, फोर्स कितना गिवन है 10, मास कितना है 2, तो एक्सेलरेशन कितना है 5। ओके, अब मुझको ये बताओ, अगर आपको u पता है, s पता है, a पता है, v निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर तो 0 ही हो गया, वी स्क्वायर का वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट 5 है और ये भी क्या है 5 है। ओके, 25, ये देखो अंडर, ये आ गया ना फॉर्मूला से, सेम आंसर। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम आपका स्ट्रॉन्ग है वो यूज करो, काइनेमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है वो यूज करो, आंसर दोनों से याद है। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको याद रखना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इनर्शियल के साथ साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड है। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको पता होगा, जिसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता था। ओके, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता था, वहां भी ये एप्लीकेबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो एक सिस्टम है ये, और सिस्टम के ऊपर जो है एक दूसरा बॉक्स रखा हुआ है। ओके, ये एक बॉक्स रखा हुआ है इसके ऊपर जिसका मास m है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ओके, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो यहाँ पर अगर मुझको इक्वेशन लिखना होगा इस ब्लॉक का अगर इक्वेशन लिखना होगा, तो अगर आप इसका एफडीडी बनाओगे, ओके, इसका एफडीडी बनाएंगे, तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम पर है। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम पर अगर आप हो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स सबसे पहले लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, सूडो फोर्स, क्योंकि सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, तो ये मैंने सूडो फोर्स लगा दिया। और इस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ओके, वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पर फिर से अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करते हैं। मान लो ये जो है 37 डिग्री है, 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास जो है वो 1 kg का मास है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो आपको बताना है जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको बताना है। okay। यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हो, या नहीं तो काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हो। हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, टोटल कितने फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फोर्स एक्ट करेगा mg, नो डाउट। एक फोर्स एक्ट करेगा ऊपर, नॉर्मल। ओके, एक फोर्स और हो गया, बस 2 ही फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन होता तो पीछे एक्ट करता, फ्रिक्शन है नहीं। ओके, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम लोग थोड़ा और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, वैसे इस पर भी बन जाएगा। आप इसको mg को जो है वो रिजॉल्व भी कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा mg cos थीटा, कई बार हमने किया, ओके, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब ये फोर्स तो खत्म हो गया, अब कितने फोर्स आपको दिख रहा है, 3 फोर्स दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स और ये नॉर्मल वाला थर्ड फोर्स, 3 फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg cos थीटा प्लस वर्क डन बाय mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय mg cos थीटा जो है क्या होगा, 0 होगा, क्यों, आपका mg cos थीटा ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके 90 डिग्री पर हो रहा है, ओके, एंगल 90 बन रहा है, इसीलिए 0। वर्क डन बाय mg sin थीटा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो लिखो mg sin थीटा फोर्स। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है पता नहीं, मगर क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन था, मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन में ये हाइट जो है ना ये मेंशन है, h, ये हाइट मेंशन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, s मान लेता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक ना, बाद में चेंज कर देंगे। इनटू इसमें एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंगल 90 बन रहा है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और इनिशियल क्या होगा 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है u का वैल्यू 0 था, ठीक है। बस हो गया सॉल्व, m
जी साइन थीटा कॉस 0 तो 1 ही हो गया, और एस का वैल्यू आप लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ओके, और इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा यूज करूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई एस। दिस मीन्स दैट एस की जगह आप लिख सकते हो h बाई साइन थीटा। ओके, तो मैं एस की जगह क्या लिख रहा हूँ, h बाई साइन थीटा कॉस 0 1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। ओके, यहाँ से सॉल्व करके v इज इक्वल टू आ गया फॉर्मूला अंडर रूट 2 जी एच। ओके, या ऐसे लिखो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एच, ये हो गया आंसर। ओके, अब वैल्यू पुट कर सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 10, और हाइट जो भी गिवन होगा वो वैसे दिया हुआ था, तो इसी को आंसर रखो, डेटा जो भी दिया हुआ आप सॉल्व कर लो। अब मान लो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता, ओके, तो आप इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, दैट इज काइनेमेटिक्स से। और जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ लेंगे, तो इसको एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को याद रखना, तो उसको सॉल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये सेकंड मेथड है। यहाँ देखो, अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू का वैल्यू 0 है, हाइट जो है वो h है, एंगल थीटा 37 डिग्री है। ओके, और मास जो है इसका m है, दैट इज 1 kg, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका रूल तो बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट s हुआ है, और इसका वैल्यू मैंने पहले ही निकाला हुआ था h बाई साइन थीटा। एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। अगर याद होगा तो मैंने आपको कई बार बताया, फ्रिक्शन चैप्टर में बताया था, ये नीचे आता है जी साइन थीटा के स्पीड से। ओके, क्योंकि इसमें जो नीचे आने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा फोर्स है, तो उसमें से एम हटा दे तो जी साइन थीटा क्या एक्सेलरेशन है, तो ये नीचे आता है जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से, फ्रिक्शन के चैप्टर में भी बताया था। ओके, तो आपको यू पता है, एस पता है, ए पता है, वी निकालना है, थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, टू ए एस, ये 0 हो गया, प्लस 2 एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट एस, एस की जगह क्या लिखोगे, एच बाई साइन थीटा, से साइन थीटा कैंसिल, दिस मींस दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एच। जो मेथड आपको इजी लगे वो अप्लाई करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह का मोशन कर रहा है, लाइक दिस। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है F, दैट्स व्हाई ये एंगल जो है वो यहाँ पर थीटा बन चुका है, और ये जो लेंथ है ये L दिया हुआ है, मास जो है वो M दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके, अगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्क F है ये वेरिएबल फोर्स है। ओके, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ओके, ये वेरी करने वाला फोर्स है, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कितने फोर्स है जो इस पेंडुलम पर एक्ट कर रही है। तो अगर मास है तो नीचे एक्ट करेगा mg। ओके, अगर स्ट्रिंग है तो अवे फ्रॉम बॉडी एक्ट करेगा टेंशन, और ये रहा फोर्स है। और तो कुछ कॉन्टैक्ट है नहीं, कॉन्टैक्ट होता तो नॉर्मल फ्रिक्शन भी आता, तो वो दोनों तो आएंगे नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये स्टेटमेंट बार बार कहा करो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस है, तो ऐसे लिखोगे वर्क डन बाय नॉट, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये रेस्ट था और फाइनली भी यहाँ इस पॉइंट पर वो रेस्ट में है, तो ये 0, ये भी 0। ठीक, वर्क डन बाय टेंशन, मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बता दिया था कि यहाँ पर जो टेंशन है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 0 होता है, क्योंकि 90 डिग्री बन जाता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। ओके, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ओके, और टेंशन जो है वो उसके 90 डिग्री पर एक्ट करता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg, तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन याद करो, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको कराया था, उसमें मैंने आपको ये वैल्यू कहा था कि ये वैल्यू याद रखना कि कितना आता है। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो फिर भी नहीं याद है तो फिर से देख लो। ये इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल को, तो ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा L cos थीटा। ओके,
और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो एल है, ये लेंथ जो है ये लेंथ के बराबर है, और ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एल कॉमन कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो ये हो गया आपका एल कॉस थीटा। मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि एम जो है वो नीचे लग रहा है, ये रहा फोर्स। ओके, और वर्क का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के अलोंग है। तो फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में, नीचे लग रहा है। ओके, वर्टिकल एक्सिस में आपका फोर्स लग रहा है mg। तो वर्टिकल एक्सिस में पॉइंट ए से जब आप बी तक जाओगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट आपने वर्टिकल एक्सिस में कवर किया, यही डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस दैट इज दिस एल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री, क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ओके, वर्टिकल एक्सिस में ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। बस हो गया सॉल्व। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो, तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स हो गया है, ये समझ में आया ना। कॉस 180 जो है वो मैंने -1 यहाँ पे लिखा, -1, और ये इधर जाकर के +1 हो गया। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ओके, और वो किसी एक पार्टिकुलर फोर्स की वजह से इस इंक्लाइंड प्लेन पर, अब ये देखो इंक्लाइंड प्लेन भी जो है ना वो प्लेन नहीं है, कर्व है। ओके, एक कर्व प्लेन पर जो है वेज पर मूव कर रहा है, ठीक ना। और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा टेंजेंट टू द ट्राजेक्टरी है, मतलब ये जो फोर्स है ना इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है हमेशा, क्या हो रहा है, टेंजेंट टू द ट्राजेक्टरी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपका ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। ओके, ये वेरिएबल फोर्स है, इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंट टू द पाथ के अलोंग है। इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स ही अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा, क्योंकि जब ये फोर्स यहाँ पर होगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, यहाँ पहुंचेगा फोर्स का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स। क्वेश्चन आगे कहते हैं, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल, ओके, हाइट ऑफ द हिल इज h एंड द लेंथ ऑफ इट बेस इज l, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। क्वेश्चन और टफ हो गया है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, म्यू। ठीक है, और इस सेंस में भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि पाथ जो है वो आपका कर्व है, ठीक है, इंक्लाइंड के साथ साथ कर्व है और फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा फोर्स है जो इन्वॉल्व हो रहा है। तो सब कुछ पता ही है कि एक तो mg फोर्स होगा, एक तो mg फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, एक नॉर्मल फोर्स होगा लाइक दिस, एक फ्रिक्शन होगा, आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे, और एक फोर्स, 4 फोर्स है इसमें। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स है लिख देते हैं। पहला फोर्स जो है वो है वेट, दैट इज mg। दूसरा फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो है नॉर्मल रिएक्शन n। तीसरा फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो है फ्रिक्शन, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन। चौथा जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, जो गिवन फोर्स है, गिवन वेरिएबल फोर्स, ओके, गिवन वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी पर वो पहुंच गया, तो इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो ये डेल्टा के जो है वो 0 हो गया। ठीक है, और वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो भी 0 होगा। इतना प्रैक्टिस तो हम लोग ने कर ही लिया है कि नॉर्मल इस तरह से होता है, परपेंडिकुलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल जो है वो इसमें 90 बन रहा है, इसीलिए 0 हो जाएगा। वर्क जो है वो 3 फोर्स कर रहा है, एक तो ये mg, ओके, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा ये फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय mg मैं सेपरेट से सॉल्व करूंगा, वर्क डन बाय mg फोर्स। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे और आपका mg फोर्स जो है वो y एक्सिस में लग रहा है नीचे, तो आपको सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट देखना है जो फोर्स के अलावा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप 2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, एक तो x में भी कर रहे हो और y में भी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ y वाले से मतलब होना चाहिए इससे। ओके, तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना किया आपने, h, mg लग रहा है नीचे और आप जा रहे हो ऊपर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और mg फोर्स जो है नीचे लग रहा है, इसीलिए क्या लिखोगे, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -mgh। तो ये मैंने अलग से सॉल्व कर लिया। उसी तरह से मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, मगर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसका पाथ है, इसका पाथ जो है वो फिक्स ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसमें एक छोटा सा पार्ट के लिए
एक छोटे से पाथ के लिए छोटा सा वर्क डन निकालूंगा फ्रिक्शन का, और पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। मतलब ये हुआ, मैं ये वाला जो पाथ देख रहा हूँ ना यहाँ पर, छोटा सा पाथ, इसी को मैं जूम कर देता हूँ। देखो एक छोटा सा पाथ लूंगा मैं ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। ये छोटा सा पाथ जो है वो ds, तो इसी पाथ को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ds है। ओके, तो एक ट्रायंगल कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मान लेता हूँ dl, छोटा सा l है ये टोटल l है, ये छोटा सा l है, ये टोटल हाइट h है, तो ये छोटा सा dh है। ओके, और यहाँ पर आपका ब्लॉक रखा हुआ, और ये एंगल को मान लो क्या है, थीटा। फोर्स इधर क्या लग रहा है, F, पीछे फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, सिर्फ F लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका A है, या कुछ और मान लो, P मान लो, Q मान लो, A भी मान लिया मैंने, ठीक है। फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है, ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, ठीक है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, यही होता है, ठीक, म्यू इंटू एन। और आपको पता होगा कि इस केस में जो है इतना ड्रॉ करने की वैसे जरूरत नहीं थी, नॉर्मल ऐसे है, ओके। और mg जो है वो नीचे है, mg का एक कंपोनेंट होता है ये हमेशा, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। तो नॉर्मल की जगह क्या लिखोगे, mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ छोटा सा वर्क डन, छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए बाय द फ्रिक्शन, ओके। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ds, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, ठीक है। तो cos 180 बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक। फ्रिक्शन का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से पुट कर दो, तो माइनस म्यू एम जी cos थीटा ds, ओके, cos थीटा ds, ओके। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखो, और इस ट्रायंगल में जो है वो देखो ds cos थीटा क्या है, ds cos थीटा हो जाएगा dl, सही से देख लो, cos थीटा का वैल्यू अगर यूज करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू लिखोगे dl बाई ds, तो ds cos थीटा इज इक्वल टू dl, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू mg ds cos थीटा की जगह पर dl, ओके। और यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो म्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ dl का, ओके। और dl क्या है, ये वाला पार्ट dl, ये वाला छोटा सा पार्ट, तो सारे पार्ट को जोड़ोगे, छोटा 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 जोड़ो दोगे तो क्या मिल जाएगा, l मिल जाएगा, तो dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन कंप्लीट पाथ, ओके, टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी एल, ओके, ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ओके। वर्क डन बाई mg कितना आया था, माइनस एम जी एच, वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो ही हो गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लिया मैंने, माइनस म्यू एम जी एल, ओके। आगे देखो, प्लस वर्क डन बाई फोर्स, प्लस वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों माइनस में उधर भेज दो, वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल इज द आंसर, ओके। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको जरूर से देखना, प्रैक्टिस करना खुद से।